हमारा देश एक डाइवर्स नेशन है जहाँ पर विभिन्न भाषाओं और संस्कृति के लोग रहते हैं। पर यही भाषा और संस्कृति आज़ादी के बाद से तब प्रॉब्लम बन गई जब भारत के विभिन्न हिस्सों से भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। और आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे देश में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज़ादी के बाद हमारे देश की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के पहले मतलब ब्रिटिश इंडिया में हम दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीज़न देखते हैं। मतलब आज़ादी के समय तक भारत में दो प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखने को मिलता था, जिसमें पहला था ब्रिटिश प्रोविंस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर आता था। वहीं दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ का शासन राजा महाराजाओं के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन वहाँ ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन का प्रोविज़न किया गया था, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो ऐसे में ये जो प्रिंसली स्टेट थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला था कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और तीसरा ये ऑप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ओवर द टाइम 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनमें से 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया के साथ मिलने से मना कर दिया था, और वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतें। लेकिन बाद में इन्हें भारत में मिला लिया गया था, जिसमें हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। तो ये थी छोटी सी स्टोरी प्रिंसली स्टेट्स के इंडिया में इंटीग्रेट होने की। इसके बाद की स्लाइड्स में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 1950s में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया था। तो हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 29 स्टेट का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में किया गया था। वो थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जिसमें पार्ट ए में वो 9 स्टेट्स आते थे जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर के प्रोविंस थे। वहीं पार्ट बी में वो 9 स्टेट्स आते थे जहां प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब जहां पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। वहीं पार्ट सी में ब्रिटिश इंडिया के चीफ कमिश्नर के प्रोविंस आते थे, जिनकी संख्या 10 थी। वहीं पार्ट डी में अंडमान और निकोबार आइलैंड को रखा गया था। तो इस टेबल में आप स्टेट के उन 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं, जो ये शो कर रहा है कि 1950 में हमारे कंट्री की टेरिटरी इन 4 भागों में डिवाइडेड थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, उसको बनाते समय स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का आधार क्या था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस दौरान 1948 में इससे संबंधित कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें पहली थी धर कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। इस आयोग ने ये सिफारिश की कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो स्टेट बनेंगे उसका निर्माण, उनका रीऑर्गेनाइजेशन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट आते साथ लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट आ गया, इसलिए दिसंबर 1948 में दूसरी कमेटी अपॉइंट की गई, जिसका नाम था जेपीवी कमेटी। इसका नाम जेपीवी इसलिए था क्योंकि इसके जो मेंबर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया थे। इस कमेटी ने भी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ही आधार बनाया, और जो डिमांड थी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसी दौरान 1953 में मद्रास के जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे, वहाँ पर भाषा को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग बढ़ जाती है, और 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद एक कांग्रेसी नेता श्री रामल्लू की डेथ हो जाती है। इसलिए 1953 में सरकार को भाषा के आधार पर मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश स्टेट को क्रिएट करना पड़ता है।
तो इस तरह भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के बनने की वजह से जो भारत के और भी एरियाज थे वहाँ से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगती है। फिर इन्हीं सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी फिर से इस्टेब्लिश की, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसलिए इस कमेटी को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके 2 अन्य सदस्य की बात की जाए तो इसमें 2 अन्य सदस्य थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। तो जब इस कमेटी की रिपोर्ट आती है तो इस कमेटी ने लैंग्वेज को भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का आधार माना, जो कि इससे पहले की जो 2 कमेटी थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अगर इस कमेटी के मुख्य सिफारिशों को देखें तो इस कमेटी ने देश की एकता और अखंडता, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन और वेलफेयर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के कन्वीनियंस को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का आधार माना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट में लैंग्वेज बेसिस को भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का आधार मान लिया गया और इसी के आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसके आधार पर 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया जाता है, जिसकी संख्या ओवर द टाइम बढ़ती गई और अगर हम प्रेजेंट में देखें तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये थी स्टोरी हमारे स्टेट के फॉर्मेशन की। अब हम मैप के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हमें 1956 के बाद देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे 2 अलग अलग मैप के थ्रू समझेंगे कि किस तरह स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हमें 1956 के बाद देखने को मिलता है। तो पहला मैप जो है वो 1956 के पहले का मैप है और वहीं ये जो दूसरा मैप है वो आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का मैप है, मतलब 1956 के बाद का मैप है। तो इस तरह हमने ये देखा इस मैप के थ्रू कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद इंडिया के पॉलिटिकल मैप में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। और इसके बाद के स्लाइड में हम ये देखेंगे कि आफ्टर 1956 किस प्रकार अन्य राज्यों की डिमांड उठती है और ओवर द टाइम हमारे इंडिया के मैप में न्यू जो स्टेट होते हैं वो एमर्ज होते जाते हैं। इस तरह 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और इस तरह गुजरात इंडिया का 15th स्टेट बनता है, जो बेसिकली गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें अगला नंबर आता है दादरा और नागर हवेली का। तो ये है इसका लोकेशन। यहाँ पर 1954 से पहले पोर्चुगीज़ का रूल हुआ करता था। फिर इसे 1954 में इंडिपेंडेंस मिलता है, लेकिन इसे 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि दादरा और नागर हवेली को 1961 में यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है दमन एंड दीव और ये है इसका लोकेशन। इसे भी मिलिट्री कंक्वेस्ट के थ्रू इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसे 1987 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। पर रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019 के थ्रू इन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में मर्ज कर दिया गया है। अब आता है गोवा। 1961 में पुलिस एक्शन के थ्रू गोवा को पोर्चुगीज रूल से एक्वायर किया गया था और इस पूरे ऑपरेशन को हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। फिर 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर गोवा को भारत के यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया जाता है। फिर बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली ये कि गोवा को कब इंडिया का पार्ट बनाया गया और दूसरा ये कि कब गोवा को स्टेटहुड का दर्जा मिला। अगला है पुदुचेरी, जो कि फ्रेंच रूल के अंडर था और कराईकल, माहे, यनम, पौंडीचेरी ये सब पौंडीचेरी के अंतर्गत आते हैं। 1954 में फ्रांस ने इसे इंडिया को हैंड ओवर कर दिया था और तब से लेकर 1962 तक यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में हो रहा था।
तब जाकर 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। अगला है नागालैंड, जिसे 1963 में नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था और इस तरह यह यूनियन ऑफ इंडिया का 16th स्टेट बनता है। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश कैसे अस्तित्व में आता है। 1966 में पंजाब का बाइफिकेशन होता है, जिससे हरियाणा एक नया राज्य बनता है और 1966 में ही चंडीगढ़ को एज अ यूनियन टेरिटरी स्टैब्लिश किया जाता है और जो हिली एरियाज थे उसे हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पहले से ही ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अगर मैप में देखा जाए तो 1956 में ये कुछ ऐसा दिखता था, पर 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मैप कुछ ऐसा हो गया और बाद में जाकर 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। 1972 ये वो साल था जब नॉर्थ ईस्ट रीजन के मैप में मेजर चेंजेस आते हैं, क्योंकि 1972 में ही मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा मिलता है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है। अगला है सिक्किम। सिक्किम को 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1974 में एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिलता है। फिर बाद में एक साल के बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरे आर्टिकल 2 वाले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिक्किम को किस तरह इंडिया में सम्मिलित किया गया था उसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है मैप के थ्रू। 1987 ये वो साल होता है जब 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा मिलता है, मीन्स पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। और ये 3 यूनियन टेरिटरीज थी मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा एक एग्रीमेंट के तहत मिलता है जो कि 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच होता है, जिसे हम मिज़ो पीस अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। 2000 ये वो ईयर होता है जब 3 नए राज्यों का गठन होता है। एमपी से अलग होकर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ बनता है, वहीं यूपी से अलग होकर एक प्यारा सा हिली स्टेट उत्तराखंड बनता है, वहीं बिहार से अलग होकर एक छोटा सा ईस्टर्न स्टेट झारखंड बनता है। और इस तरह 26th स्टेट होता है छत्तीसगढ़, 27th स्टेट होता है उत्तराखंड और 28th स्टेट बनता है झारखंड। 2000 के रीऑर्गेनाइजेशन के 14 ईयर के बाद आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन होता है और 2014 में एक नया राज्य तेलंगाना का गठन होता है। अब हम देखेंगे रिसेंट रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का। जैसा कि हम जानते हैं टिल 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर के पास आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस था, लेकिन 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया जाता है और इस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट कर 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, जिसमें एक होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इस प्रकार हमने देखा अभी करंट में यूनियन ऑफ इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, धर कमीशन, जेपीवी और फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।